हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीता तिर्की, असिस्टेंट प्रोफेसर, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। ये सेकेंड ईयर डिप्लोमा सेकेंड ईयर का पहला टॉपिक है जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पे है। बायोकेमिस्ट्री का आज हम इंट्रोडक्शन, बायोकेमिस्ट्री का फार्मेसी में क्या स्कोप है, हमारी लाइफ में क्या स्कोप है, क्या हमारे लिए बेनिफिट है, ये सब आज हम देखने वाले हैं। बायोकेमिस्ट्री, पहले देखते हैं हम बायोकेमिस्ट्री होता क्या है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसका दो वर्ड बनेगा, एक बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। दोनों वर्ड से मिलकर बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री। बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देन केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। बायो लिविंग या लाइफ हिंदी में बोलेंगे तो हम ये एक तरह का जीवन से रिलेटेड है। केमिकल जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो हमारे लिए क्या बेनिफिट या हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे बनाए रखते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको और बोला जाता है ऑल्सो कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग सेल। बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसका हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल न्यूबर्ग इन 1903। जो बायोकेमिस्ट्री वर्ड है इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्ल न्यूबर्ग, जो कि 1903 में। इट इज़ अ हाइब्रिड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which specialized in the chemical process and chemical transformation in living organism। हमारे बॉडी में जो भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसका प्रोसेसिंग, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है और ये हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, ये सब हम देखने वाले हैं। इट टाइज बिटवीन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दैट स्टडीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर गिविंग राइज टू लाइफ। और ये हमारी जो बॉडी है उसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन पाए जाते हैं जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम देखो प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, बहुत सारे हमारे बॉडी में बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, लिपिड्स होते हैं, कई सारे जिसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमारा प्रॉपर फंक्शन होता है। ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों से मिलकर बना हुआ है बायोकेमिस्ट्री। मतलब इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी केमिकल है या जो भी बायोमोलिक्यूल्स है उसका कैसा रिएक्शन होता है हमारी लाइफ के प्रति, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। इट डील्स विथ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाया जाता है, सब में होता है ना, क्योंकि प्लांट्स भी कहीं ना कहीं नीचे पानी भी एक बायोमोलिक्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं या जो भी प्लांट जो है वो मिट्टी से क्या करते हैं, अपना जो भी पोषण रहता है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो पानी हो, खाद हो या उनको जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है, ऑक्सीजन हो गया, जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना होता है वो, ये सभी चीज़ें प्लांट्स में भी होती हैं और मैक्सिमम एनिमल्स में भी होती है कि उनको पानी चाहिए तो कहीं जाके वो पानी पियेंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर हम नहीं रह सकते ना। ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ये सभी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। इट रिलीव्स ऑन बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स टू एक्सप्लेन वेरियस प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल। देखिए हमारे जो लाइफ है, हमारी जो इस लाइफ में इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिसको कई तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, उसका कई तरीके का प्रोसेस भी होता है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ के भी ये भी नहीं समझ सकते ना कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि जब तक हमको सेल नहीं पता। सेल किस में पढ़ते हैं? सेल हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं या बायोलॉजी में पढ़ते हैं। टिश्यू किस में पढ़ते हैं? वो भी हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं या तो फिर उसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, हर तरीके का एक्सप्लेन करने का अलग अलग तरीका होता है या अलग अलग प्रोसेस होता है।
जैसे इसमें दिया गया है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टूवर्ड्स स्टिमुली। ग्रोथ का मतलब होता है जैसे हम इंसान को लेते हैं या पेड़ पौधों को लेते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे से फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए वो बड़े बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, कुछ भी हम खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है तभी तो प्रॉपर डाइजेस्ट होगा ना। रिप्रोडक्शन, मेल फीमेल में जो रिप्रोडक्शन होता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड देन रिस्पॉन्स इज टूवर्ड स्टिमुली, मीन्स कि जैसे कोई रिएक्शन आया, जैसे कि मुझको कोई कुछ बोल देता है या मार देता है तो मैं उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सनेस दिखाती हूँ या मेरी क्या रिस्पॉन्स है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। मतलब मैं कहीं ना कहीं उत्तेजित होके, स्टिमुली मतलब क्या होना कि उसके उत्तेजित होना ना, तो उसके प्रति मैं क्या रिएक्शन दे रही हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उत्तेजित होके क्या पता मैं उन लोगों को मार दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। Chemistry of life, the science concerned with the chemical basis of life, the science concerned with the various molecule that occurs in living cell and organism and their chemical reaction। केमिस्ट्री हमारे लाइफ में क्या क्या बिहेव करता है। देखिए, एक तो साइंस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हम साइंस में पढ़ते हैं, जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द साइंस कंसर्न विद द वेरियस मॉलिक्यूल्स, हम जैसे हम साइंस पढ़ते हैं उसमें काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, मतलब या सेल में पाई जाती है बोल सकते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, लिविंग सेल में पाया जाता है बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो केमिकल होता है उनका क्या रिएक्शन रहता है। जैसे हम खाना खा रहे, ओवरडोज हो जाता है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। प्रॉपर वे में हम किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका होता है। थोड़ा खाना है तो भी हमको भूख लगेगी जल्दी, ज़्यादा खाएंगे तो भी हमारे लिए गलत है, तो उसको हम एक ऑप्टिमम लेवल पे खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा खाना को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। देखिए, बायोकेमिस्ट्री जो होता है हमारी इस फार्मेसी में क्या स्कोप है, मतलब हमारे फार्मेसी में क्या यूज़ है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री आप लोग अच्छे से समझ गई होंगे आई होप। वेरियस स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री दिख रहे हैं, वेरियस स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। पहला दिया है बायोकेमिकल टेस्ट, सेकंड दिया है द हाफ लाइफ, एंड देन थर्ड दिया है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, ड्रग स्टोरेज, ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो हम 5 तरीके का स्कोप पढ़ेंगे इसका कि हम फार्मेसी में क्या क्या यूज़ होता है। जैसे हम भी कोई भी ड्रग लेते हैं वो कैसे पता चलेगा कि उसकी हाफ लाइफ क्या है या फिर उसका डेट ऑफ एक्सपायरी डेट क्या है, कैसे पता चलेगा। कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट करेंगे तभी पता चलेगा। तो बायोकेमिकल टेस्ट हमको यही मदद करता है कि उसका फिक्स स्पेसिफिक हाफ लाइफ को हम जान सकें या उसकी एक्सपायरी डेट, किसी भी ड्रग की एक्सपायरी डेट को जानने के लिए है बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है। एंड देन सेकेंड जो है हाफ लाइफ, किसी भी ड्रग का हाफ लाइफ हमको कैसे पता चलेगा, है ना, कैसे पता। ठीक है, तो द हाफ लाइफ में क्या क्या होता है, जो बायोकेमिकल ड्रग होता है वो कितने टाइम तक हमारी बॉडी में स्टेबल है, एंड देन कितने टेम्परेचर में। टेम्परेचर भी मेंटेन, मतलब टेम्परेचर भी उसको मायने रखता है कि हाँ इतने टेम्परेचर में, पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही वो क्या डिग्रेड हो सके, ऐसा भी हो सकता है ना कोई सा ड्रग भी। तो ये हम मान सकते हैं कोई भी हमने ड्रग लिया वो हमारी बॉडी में कितनी स्टेबिलिटी है उसकी, ये सब जानने के लिए हमको हाफ लाइफ जानना जरूरी होता है। थर्ड यह है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि हमने कोई ड्रग लिया, वो गया डायरेक्ट स्टमक में, और स्टमक में जाने के बाद वो क्या करेगा, घुलेगा, मतलब डिग्रेडेशन होगा उसका। उस ड्रग का डिग्रेडेशन होने के बाद वो भी प्रॉपर टेम्परेचर में होगा ना। जैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 37 या 90 से, हाँ 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 97 फॉरेनहाइट, 98 97 समथिंग।
तो इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी जो हम ड्रग लेते हैं उसका डिग्रेडेशन कितना होता है, मतलब घुलता कितने टाइम में है और कितने टेम्परेचर में घुलता है, ये सब हम कहाँ देख रहे हैं, ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में। उसकी एफिकेसी कितनी है, उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब जानने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है। 4th नंबर दिया है ड्रग स्टोरेज। The storage condition required can be estimated by the biochemical test. For example, many enzymes, hormones are stored for dispensing. जैसे इसमें ये बोला गया है, आप कभी मेडिकल में जाते हो, वहाँ मेडिसिन दिया जाता है, वहाँ ये बोला जाता है कि बच्चों से दूर रखो या फिर इसको इतने स्टोरेज में ही रखना है, मतलब टेम्परेचर इतने टेम्परेचर में ही आपको इसको स्टोर करके रखना है, ऐसा बोला जाता है। इसमें यही बोला है कि कौन सा ड्रग को कितने टेम्परेचर में हमको रखना है, ये सब जानने के लिए हमको बायोकेमिस्ट्री जानना ज़रूरी है, ताकि हम हमारे लाइफ और केमिस्ट्री जो केमिकल यूजेस होते हैं ना बाहर, बॉडी से बाहर जो हमको दवाई वगैरह बनता है, तो कैसे बनेगा, बॉडी टेम्परेचर देख के बनेगा ना, किस बॉडी टेम्परेचर में रखना है, बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसके लिए, तो मेडिसिन उसी तरीके का बनाया जाता है। ठीक है। छोटी एज हो तो कितना mg लेना चाहिए, बड़ी एज हो तो कितना mg लेना चाहिए, हर एज में अलग अलग mg डिफाइन किया जाता है ना, दिया जाता है अलग अलग। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी। नेक्स्ट ये है दिस गेट deteriorated over time due to temperature or oxidation, contamination and also due to improper storage। अगर प्रॉपर स्टोरेज नहीं होता है तो हमारे लिए वो हार्मफुल होगा। जैसे हम कोई भी खाना मतलब कुछ भी खाने में कुछ भी हम खा लिए, उसके बाद बोलते हैं ना ये खाने के बाद ये नहीं खाना चाहिए, जैसे चिकन खाने के बाद बोला जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए, ऐसा कुछ हमारे हम भी जानते हैं कि क्या खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, या तुरंत खाने के बाद चलना नहीं चाहिए, या तुरंत खाने के बाद पीना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ रहता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, तभी मम्मी लोग भी या फिर पेरेंट्स भी हमको बोलते रहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं वो लोग ये सब सजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर हर चीज़ का एक वैलिड होता है। फिफ्थ नंबर में दिया है ड्रग मेटाबॉलिज्म। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडियाज। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है उपापचय। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडियाज of how drug molecules are metabolized by many biomolecule reaction in the presence of enzymes. This helps to avoid which have a poor metabolism. इसमें ये बोल रहा है कि हम कोई अगर ड्रग ले रहे हैं, कितने टाइम में वो मेटाबोलाइज हो जा रही है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो उसमें, क्योंकि वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में ही मेटाबोलाइज होगी ना, कोई भी हम बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं, लेने के बाद उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एंजाइम चाहिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंजाइम्स होती है, एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक डाउन होकर फिर अपना डिग्रेड होकर वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, एंड देन जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा या तो टूल्स के या तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगी। सेल के बारे में आप सभी को पता होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी आप लोग सेल पढ़ते हैं। सेल हमारा एक बेसिक यूनिट होता है हमारी बॉडी का, क्योंकि काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू, एंड देन टिश्यू से मिलकर बना होता है ऑर्गन से बना होता है ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम एक ह्यूमन की नज़र से देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना होता है ना ह्यूमन बीइंग। ऑर्गन सिस्टम में हम देख सकते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होने। इसमें क्या क्या कनेक्ट है, हार्ट कनेक्ट है, क्योंकि ब्लड पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ना, या फिर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको लेके आएगा, प्यूरिफाई कहाँ से होगा, फिर लंग्स में प्यूरिफाई होगा, लीवर्स में प्यूरिफाई होगा, लीवर में क्या होगा, प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के मतलब लीवर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फिर क्या क्या हो गया, नोज से स्टार्ट होके हमारा हार्ट, लीवर, ये सभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आएंगे। मतलब सिस्टम मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होके जो सिस्टम बनाया हुआ है, उस चीज़ को हम सिस्टम बोलते हैं।
तो इसमें जो सेल पढ़ते हैं, सेल में काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है, लाइसोसोम हो गया जो इनगल्फ करने का काम करता है, एंड देन वैक्यूल्स हो गया वाटर स्टोर करने का काम करता है। ऐसे काफ़ी सारे सेल में भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, इसका अलग अलग अपना एक फंक्शन होता है। सेल में दिया है, देखिए, A cell of the basic living structural and functional unit of body enclosed with the membrane। जैसे कि मैंने बताया ये फंक्शनल यूनिट होता है, सबसे बेसिक यूनिट होता है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लाइफ कंसिस्ट ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइफ लेस केमिकल मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, ये सब क्या है, केमिकल मॉलिक्यूल्स है, हमारी बॉडी में पाई जाती है। प्रोटीन्स पाया जाता है या बाहर से इंटेक करते हैं। प्रोटीन में भी इसेंशियल नॉन इसेंशियल होता है। इसेंशियल जो हम बाहर से इंटेक करते हैं, नॉन इसेंशियल जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए, आरएनए, डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज शुगर के बारे में हम स्पेशली पढ़ते हैं। पॉलीसैकेराइड स्पेशली ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, ये भी शुगर का एक मॉलिक्यूल है। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। ई कोलाई द यूनिसेलुलर बैक्टीरियम हैज़ अराउंड 6000। जो सिंगल सेल होता है द यूनिसेलुलर बैक्टीरियम, जो एक सिंगल सेल बैक्टीरिया होता है, अराउंड 6000 पाया जाता है। टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ए ह्यूमन कंटेन अराउंड 1 लाख टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। हाउएवर ओनली फ्यू ऑफ देम आर रिकॉग्नाइज, इतना ही रिकॉग्नाइज किया गया है। एक्चुअली पूरे वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। कुछ ऐसी जो रिकॉग्नाइज्ड हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई जटिल चीज़ होगी, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होगा। जैसे घर किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स है ना, उसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। उसमें कितने सारे दुनिया भर की चीज़ें लगी हुई होती है, ईंट लगी हुई तो होती है, सीमेंट लगी हुई होती है, लकड़ी वकड़ी जो भी रहता है उसको रिक्वायर्ड, वो सभी चीज़ें लगी हुई होती है, तब वो प्रॉपर घर बनता है। उसी प्रकार जो भी बायोमोलिक्यूल्स हैं स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे कि इसमें दिया गया है प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्रोटीन किन से बना हुआ होता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है, फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फ्रेमवर्क ऑफ सेल को क्या कर रहा है, वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। एक किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए। और ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशनल को कैरी करके दूसरे जगह, एक सेल से दूसरे सेल इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारा डीएनए बना हुआ है। थर्ड है आरएनए किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। आरएनए का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड, ये नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज का ही पार्ट है। इसमें मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब सिंगल होता है, सैकेराइड मतलब शुगर। मोनोसैकेराइड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इसमें क्या है, बॉडी स्टोर एनर्जी, मतलब ये जो भी शुगर रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। इतना आप लोगों को पता होगा, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर रहता है। जैसे हमारा कोई फास्ट हो गया या हम उपवास जिसको बोलते हैं रहते हैं, तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज रहता है वही एनर्जी हमको
मिलती है जब हम कुछ नहीं खा रहे होते हैं, उस समय कहाँ से मिलता है? जिसको शॉर्ट टर्म डिमांड जब पड़ता है, हमको भूख लगी है तो तुरंत तो अगर ऐसा सिचुएशन तो होता नहीं है ना कि तुरंत खाना मिल जाए और हम गपागप खाने लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। कभी कभी खाना चाहते हुए भी नहीं मिल पाता है, तो उसके कंडीशन में क्या करते हैं, जो ग्लाइकोजन वाला जो ग्लूकोज रहता है वो हमारे एनर्जी के फॉर्म में बाहर आता है, जो हमारे लिए ज़रूरी है। 5th नंबर में दिया है लिपिड। लिपिड एक फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ होता है लिपिड। इसका काम क्या है? ये भी एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। मैक्रोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट दिया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है छोटा, मॉलिक्यूल्स मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो छोटा मॉलिक्यूल्स हो। Macromolecules are small organic molecules present in the cytosol of a living cell. Number of these molecules in a cell of around 100 to 200. मीन्स ये बोला जा रहा है कि हमारी बॉडी में जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो भी हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं पड़ रहे हैं ना, तो 100 to 200 पाया जाता है हमारी लिविंग सेल में। ये लास्ट पेज है, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, शुगर एंड देयर फॉस्फोरिलेटेड डेरिवेटिव्स। मोस्ट ऑफ these molecules are water soluble, polar or charged and are present of macromolar the millimolar concentration। मैक्रो मतलब आप लोगों को क्लियर समझ आ गया, ठीक है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है वो जैसे मैं बता रही हूँ उसको आप ध्यान लगा के सुनिए। कुछ एग्जाम्पल्स, मैक्रो मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स जो छोटी छोटी चीज़ों को हम मॉलिक्यूल्स, जैसे बायो मॉलिक्यूल, सामने में बायो जुड़ गया है। बायो क्यों? क्योंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जितने भी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, चाहे वो शुगर हो, न्यूक्लियोटाइड्स हो, न्यूक्लियोसाइड्स हो, या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो या फिर ऑक्सीजन हो, ये सब हमारे लिए, ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दिया है मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्या दिया है? मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब होता है माइक्रो का मतलब छोटा होता है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल्स। बड़ा मॉलिक्यूल जैसे हम लोग प्रोटीन पढ़े, कार्बोहाइड्रेट पढ़े, डीएनए पढ़े, आरएनए पढ़े, लिपिड पढ़े, ये सब किन किन चीज़ों से बना हुआ है ये हमने देख लिया है। तो ये क्या होता है? ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे प्रोटीन देखें, प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ये काफ़ी सारे एमिनो एसिड मतलब पॉलीएमिन एसिड से बना हुआ हो। पॉली मतलब मैक्सिमम ज़्यादा होता है ना, मोनो मतलब सिंगल होता है, तो काफ़ी सारे एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है हमारा प्रोटीन, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। पॉलीसैकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप्स है जिसमें मेनली स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ते हैं। फाउंड बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाई polymerization of amino acid. Lipid are formed by polymerization of fatty acid. DNA and RNA are formed by polymerization of nucleotide units. सुप्रा मॉलिक्यूल जो कि काफ़ी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है इसलिए मैंने नहीं बताया हुआ है, बट कभी आप कोई वर्ड दिख गया सुप्रा मॉलिक्यूल तो आप ये समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्रोमोसोम लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये भी कई सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।